नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। विजयनगर प्लेटफॉर्म में रात के 2 बजे एक ट्रेन आती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म में कुछ ही देर के लिए रुकती है। लोगों का कहना है ट्रेन में भूत है। आज तक किसी ने उस ट्रेन को नहीं देखा है और जिसने भी देख लिया वो जिंदा नहीं बच पाया है। ट्रेन कहाँ से आती थी, कहाँ जाती थी, किसी को भी नहीं पता था। लोगों का कहना है बहुत साल पहले एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और ट्रेन में जितने भी यात्री थे सब मर गए थे। उसके बाद से वो ट्रेन भूतिया ट्रेन बन गई थी। विजयनगर प्लेटफॉर्म में राजीव बिलासपुर अपने मामा के घर जाने के लिए आता है। जब प्लेटफॉर्म पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसने आने में थोड़ी देर कर दी है। बिलासपुर जाने वाली ट्रेन 30 मिनट पहले ही चली गई है। तभी रात के 9 बज रहे थे। राजीव दूसरी ट्रेन आने का इंतजार करने लगता है। बिलासपुर जाने वाली दूसरी ट्रेन कब आएगी उसे पता नहीं था। इतनी रात को राजीव को प्लेटफॉर्म में बैठे देख एक बूढ़ा इंसान राजीव के पास आता है और राजीव से कहता है, बेटा यहाँ रुकना मौत को न्योता देना जैसा है, तुम यहाँ से चले जाओ। राजीव बूढ़े आदमी से कहता है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मौत को न्योता देने का मतलब समझा नहीं। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें नहीं पता, रात में इस प्लेटफॉर्म में मुर्दों वाली भूतिया ट्रेन आती है। राजीव बोला, मुर्दों वाली ट्रेन? कुछ समझा नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि उसमें इंसान नहीं मुर्दे सफर करते हैं। बहुत सालों पहले एक ट्रेन पटरी से गिर गई थी और उसमें जितने भी यात्री थे सब मर गए हैं। तभी से वो ट्रेन भूतिया ट्रेन बन गई है। राजीव हंसते हुए बोला, आप कहानी सुना रहे हो, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता हूँ, ये सब मन का वहम है। बूढ़ा आदमी बोला, भूत होते हैं और जिस दिन तुम्हारा भूत से सामना हो गया समझो वो दिन आखिरी दिन होगा। राजीव को गुस्सा आता है और कहता है, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे परेशान मत करिए, मुझे ट्रेन का इंतजार करने दीजिए। बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। पूरे प्लेटफॉर्म में राजीव अकेला ही बैठा होता है। तभी एक ट्रेन के आने की आवाज राजीव के कानों तक आने लगती है। राजीव खुश होता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। राजीव को एक बात बहुत अजीब लगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकी पर ट्रेन से कोई यात्री क्यों नहीं उतरा और ट्रेन में कोई नजर भी नहीं आ रहा था। राजीव ट्रेन को अच्छी तरह से देखता है। ट्रेन बिलासपुर जाने वाली है। राजीव ट्रेन में चढ़ जाता है। राजीव ट्रेन के अंदर जाकर बैठता है। तभी उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। ट्रेन का माहौल सन्नाटा था, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर एक यात्री आता है और राजीव से कहता है, कहाँ जाना है आपको? राजीव बोलता है, मैं बिलासपुर अपने मामा के घर जा रहा हूँ। यात्री थोड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, आप पहली बार सफर कर रहे हो क्या? राजीव बोला, मैं कई बार ट्रेन में सफर कर चुका हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो ये बताओ। यात्री बोला, नहीं, आपको पहली बार देखा है इसलिए पूछ लिया। राजीव बोला, आप कहाँ जा रहे हो? यात्री चुप रहता है और कुछ सोचने लगता है, जैसे कुछ याद कर रहा हो। राजीव बोला, क्या हुआ बताइए, आपको कहाँ जाना है? यात्री बोला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। राजीव बोला, कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? यात्री बोला, मेरा नाम राकेश है और मैं एक किसान हूँ। राजीव उस अनजान आदमी से बात करता हुआ कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है, क्योंकि जब राजीव उसकी आंखों की तरफ देखता है वो अपनी आंखें झुका लेता है। अनजान आदमी वहाँ से उठकर आगे के डिब्बे में चला जाता है। राजीव उस डिब्बे में अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक ट्रेन की लाइट चली जाती है।
राजीव को थोड़ा डर लगने लगता है और मोबाइल के टॉर्च जला लेता है। राजीव सामने की तरफ देखता है, वही अनजान आदमी बैठा हुआ था। राजीव बहुत डर जाता है। अपने आप को जैसे तैसे संभालता हुआ उस अनजान आदमी से कहता है, आप तो चले गए थे ना, तो फिर कहाँ से आए हो? अनजान आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ऐ बाबू, मैं इसी ट्रेन में ही रहता हूँ, ट्रेन ही मेरा घर है। राजीव डर के मारे कांपने लगता है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनजान आदमी कहता है, बाबू, आप पहली बार हमारी ट्रेन में सफर कर रहे हो, इसलिए आप इस बात से अनजान हो कि इस ट्रेन में इंसान नहीं, मुर्दे सफर करते हैं। राजीव का दिमाग सुन्न हो जाता है और कहता है, आप मजाक कर रहे हो ना? तभी अनजान आदमी कहता है, बाबू, आप अपने चारों तरफ देखो, आपके सामने जिंदा इंसान नहीं, मुर्दे बैठे हुए हैं। राजीव मोबाइल की टॉर्च अपने सामने वाली सीट पर करता है। डर के मारे उसकी आंख बड़ी हो जाती है। सामने जो नज़ारा देखता है उसे ऐसा लगता है मौत देख ली हो। पूरे ट्रेन में मुर्दे बैठे हुए थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी की गर्दन नहीं थी। सबके चेहरे भयानक लग रहे थे और चेहरे से खून टपक रहा था और राजीव की तरफ सब मुर्दे देख रहे थे। अनजान आदमी राजीव से कहता है, बाबू, आपको यकीन हुआ? ट्रेन में इंसान नहीं, मुर्दे सफर करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने जा रहा था। ट्रेन में हमारे साथ शादीशुदा जोड़ा भी था। सब लोग बहुत खुश थे। अचानक ट्रेन पटरी से गिर जाती है और ट्रेन में जितने भी यात्री थे सब मर जाते हैं। तभी से हम लोग ट्रेन में भटक रहे हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन रात को अनजान सफर पर निकल जाती है और उसी जगह जाती है जहां एक्सीडेंट हुआ था और ट्रेन उसी तरह पटरी से गिर जाती है। ये सफर ऐसे ही चलता रहता है। आपने इस मुर्दा वाली ट्रेन में चढ़कर गलती की है। ये ट्रेन कुछ ही देर बाद उस जगह जाएगी जहां एक्सीडेंट हुआ था। राजीव को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है। अगर राजीव ने बूढ़े इंसान की बात मान ली होती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। राजीव अपनी आंख बंद करके भगवान का नाम लेने लगता है। तभी उसे याद आता है उसके बैग में गंगा जल की एक बोतल रखी हुई है जो अपने मामा के लिए ले जा रहा था। राजीव बैग से गंगा जल निकालता है और सामने बैठे सभी लोगों पर गंगा जल छिड़क देता है। अचानक सभी लोग चीखते हुए कहीं गायब हो जाते हैं और राजीव अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन से कूद जाता है। भगवान की दया से राजीव बच जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं आती है। राजीव जहाँ कूदा था वहाँ जंगल था। राजीव वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे एक मंदिर दिखाई देता है। राजीव मंदिर की तरफ जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आपकी वजह से मेरी जान बच गई है। राजीव सोचता है, मैं कभी भी ट्रेन में सफर नहीं करूँगा। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। आज रात को मंदिर में ही रहता हूँ। कल सुबह अपने घर चला जाऊँगा। मामा के घर अगले महीने चला जाऊँगा। इस बार ट्रेन से नहीं, बस से सफ़र करूँगा। आज भी विजयनगर प्लेटफॉर्म में रात को लोग जाने से डरते हैं क्योंकि अपने अनजान सफ़र की तरफ जाने के लिए आज भी मुर्दों वाली भूतिया ट्रेन आती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है जब रमेश अपने दोस्तों के साथ खूनी दुल्हन के बारे में बात कर रहा था। रमेश बोला, राजीव, क्या तुमने खूनी दुल्हन के बारे में सुना है? राजीव बोला, हाँ यार, टीवी में, इंटरनेट पर सब जगह खूनी दुल्हन की चर्चे हैं। शादी करने के बाद सुहागरात के वक्त दूल्हे की मौत हो जाती है और दुल्हन कहीं गायब हो जाती है। आज तक इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं मिली है। दुल्हन कहाँ गायब हो जाती है? लोगों का कहना है दुल्हन कोई औरत नहीं, चुड़ैल है जो सबसे बदला ले रही है। आज तक किसी ने भी दुल्हन का चेहरा
नहीं देखा है और जिसने भी उसका चेहरा देख लिया उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। रमेश बोला, राजीव ये बताओ खूनी दुल्हन किन लोगों का शिकार करती है? राजीव बोला, कोई खूबसूरत लड़की फेसबुक अकाउंट से लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, फिर अपने प्यार के जाल में फंसाकर लड़के से शादी करती है और शादी के दिन खून करके कहीं गायब हो जाती है। रमेश इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में मौत दस्तक देने वाली है। कुछ दिन बाद रमेश खूनी दुल्हन के बारे में भूल जाता है। रमेश के फेसबुक अकाउंट में पूजा नाम से एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। रमेश रात को जब अपना फोन ऑन करता है तो पूजा नाम की लड़की की रिक्वेस्ट देखता है। रमेश पूजा की प्रोफाइल चेक करता है। पूजा बहुत खूबसूरत लड़की थी। पूजा की प्रोफाइल फोटो देखकर रमेश को कुछ होने लगता है। रमेश लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिन बाद पूजा रमेश को फेसबुक में मैसेज करती है। पूजा मैसेज करती है, हेलो रमेश। रमेश जब मैसेज देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता है, वो भी मैसेज कर देता है। रमेश बोलता है, हेलो पूजा जी। पूजा बोलती है, रमेश मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? रमेश बोला, ओके पूजा जी, आप कहाँ रहती हो? पूजा मैसेज में टाइप नहीं करती है। रमेश कहता है, क्या हुआ पूजा, कुछ तो बोलो। अगले दिन पूजा फिर से रमेश को मैसेज करती है। पूजा बोलती है, सॉरी मेरा नेटवर्क स्लो था इसलिए आपको मैसेज नहीं कर पाई। रमेश बोला, कोई बात नहीं पूजा जी, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा था। फिर उन दोनों में बहुत सारी बात होती है। फिर कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। रमेश अपने दिल की बात पूजा से करता है। रमेश कहता है, पूजा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। पूजा बोलती है, क्या बात है रमेश? रमेश बोलता है, आई लव यू पूजा, मैं तेरे खूबसूरत चेहरे का दीवाना हो गया हूँ जब से देखा है। मेरी रातों की नींद, दिन का चैन कहीं खो गया है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा बोलती है, हाँ रमेश, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू रमेश। रमेश कहता है, मैं तुम्हारे माँ और पिताजी से हमारे रिश्ते की बात करना चाहता हूँ, बोलो कब आऊँ? पूजा कहती है, रमेश मैं बचपन से अनाथ हूँ, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। रमेश बोलता है, कोई बात नहीं, हम दोनों मंदिर में शादी करेंगे। पूजा इसी दिन के इंतजार में थी। रमेश उसके प्यार के जाल में फंस जाए और उसका खून कर सके। शादी वाले दिन रमेश और पूजा शिव मंदिर जाते हैं। पूजा मंदिर जाकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। फिर पूजा रमेश से कहती है, रमेश हम लोग कोर्ट में शादी करते हैं। रमेश पूजा के प्यार में दीवाना हो चुका था, इसलिए पूजा के खूनी इरादों से अनजान था। रमेश और पूजा कोर्ट में जज के सामने शादी कर लेते हैं। शादी करके जब दोनों घर में जाते हैं, रमेश के घर वाले आरती से पूजा का स्वागत करते हैं। पूजा इंसान नहीं थी, इसलिए आरती की थाली को फेंक देती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। घर वाले, रमेश, सब लोग हैरान थे। नई दुल्हन को क्या हुआ है, क्यों आरती की थाली देखकर भाग गई? रमेश अपने कमरे में जाता है। पूजा डरी हुई थी। जब रमेश पूजा को देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। रमेश की माँ आती है और पूजा से कहती है, बहू क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? पूजा कहती है, हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, मैं थक गई थी इसलिए अपने कमरे में आराम करने आई हूँ। रमेश की माँ पूजा से कहती है, बेटा तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना तुम दोनों के कमरे में भेज दूंगी। रमेश की माँ वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त है। पूजा लाल साड़ी पहनकर पल्लू से अपना चेहरा ढककर बैठी है। रूम में चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। रमेश अपने कमरे में जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बिस्तर पर बैठी खूबसूरत पूजा को देखता है।
रमेश अपने आप को रोक नहीं पाता है। रमेश पूजा के करीब जाता है और घूंघट उठाता है और पूजा के खूबसूरत चेहरे का दीदार करता है। रमेश इस बात से अनजान था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रमेश जब पूजा के हाथ को चूमता है, पूजा का हाथ कंकाल में बदलने लगता है। रमेश जब पूजा के चेहरे को देखता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पूजा का चेहरा बिगड़ने लगता है, आंख बाहर आने लगती है, चेहरे से खून टपकने लगता है और डरावनी आवाज से रमेश को बोलती है, रमेश मैं तेरा खून पीऊंगी। रमेश डर के मारे कांपने लगता है। पूजा रमेश के गले में अपने लंबे दांत से छेद कर देती है और रमेश का खून पीने लगती है। कुछ देर बाद रमेश की मौत हो जाती है और वो खूनी दुल्हन कहीं गायब हो जाती है। घर वाले रमेश की चीख सुनकर उसके कमरे में जाते हैं। कमरे की हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं। रमेश की मां बेहोश हो जाती है। कमरा चारों तरफ से खून से लाल हो चुका था। रमेश बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी आंख खुली हुई थी और गले में दांत के काटने के 2 निशान भी थे। घर में मातम का माहौल होता है। घर में सभी लोगों को यकीन नहीं होता कि रमेश मर चुका है। सब लोग नई दुल्हन को बुलाते हैं, पर पूजा तो गायब हो चुकी थी, इसलिए वहां नहीं आती है। घर के परिवार पूजा को सब जगह तलाश करते हैं, पूजा कहीं नहीं मिलती है। घर के सभी लोगों को संदेह होने लगता है। घर वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और रमेश के कमरे की तलाशी करती है। तलाशी में रमेश के मोबाइल फोन को अपने हिरासत में ले लेती है। पुलिस रमेश के कमरे की तलाशी करती है। कमरे में पूजा का कोई भी सामान नहीं मिलता है। पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है। पुलिस वाला कहता है, माँ जी आपका बेटा पूजा को कब से जानता है? दोनों पहली बार कहाँ पर मिले थे? दोनों की शादी कैसे हुई? रमेश की माँ कहती है, फेसबुक में पूजा नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और मेरा बेटा उसके बाद उस लड़की के प्यार के जाल में फंस जाता है। दोनों कोर्ट में जज के सामने शादी कर लेते हैं। पुलिस वाला कहता है, माँ जी आप बता सकती हैं पूजा का घर कहाँ है? पूजा के घर में कितने लोग हैं? रमेश की माँ कहती है, पूजा अनाथ लड़की है। पूजा बचपन से ही यशोदा अनाथ आश्रम में रहती है। पूजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पुलिस वाला कहता है, आपके पास पूजा की कोई फोटो है? रमेश की माँ कहती है, नहीं बेटा फोटो नहीं है। पुलिस वाला कहता है, हमें आपके बेटे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। रिपोर्ट आने के बाद ही आप लोग रमेश का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। रमेश की माँ कहती है, तुम उस चुड़ैल का पता करो बेटा। जब तक वो चुड़ैल पकड़ी ना जाए तब तक मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। पुलिस वाला कहता है, कोई बात नहीं माँ जी, आपके बेटे का मोबाइल हमने अपने हिरासत में ले लिया है। पूजा के बारे में कोई भी खबर हमारे हाथ लगी तो सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको मिल जाएगी। पुलिस वहां से चली जाती है। पुलिस पूजा का मोबाइल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दे देती है। पुलिस अपने काम में लग जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पुलिस को ऐसी जानकारी मिलने वाली थी कि सोच भी नहीं सकते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पुलिस को ऐसी जानकारी मिलने वाली थी कि सोच भी नहीं सकते थे। पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बॉस डॉक्टर प्रिया से बात करते हैं। पुलिस वाला कहता है, डॉक्टर आप बता सकते हैं रमेश की मौत कैसे हुई है? डॉक्टर प्रिया कहती हैं, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, भूत प्रेत चुड़ैल इन जैसी बातों में विश्वास नहीं करते हैं, पर जब से रमेश की लाश देखी है मैं हैरान हूँ। रमेश की मौत खून की कमी की वजह से हुई है। गले में किसी के काटने के निशान हैं। मुझे लगता है कोई चुड़ैल ने इसका खून पिया है। पुलिस डॉक्टर प्रिया पर हंसने लगते हैं। आप भी भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। हम लोग पता लगा ही लेंगे रमेश की मौत कैसे हुई है। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से पुलिस को कुछ जानकारी मिलती है।
रमेश के मोबाइल में पूजा नाम की लड़की की फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं। पूजा का फोटो और उसके अनाथ आश्रम का पता लेकर पुलिस मुजरिम को गिरफ्तार करने जाती है। पुलिस इस बात से अनजान थी कि अनाथ आश्रम में कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं कि पुलिस के रोंगटे खड़े कर देंगे। पुलिस यशोदा अनाथ आश्रम में जाती है और सबसे पहले पूजा के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस वाला कहता है, आप इस फोटो को ध्यान से देखो, कुछ दिन पहले ही ये लड़की एक मर्डर करके भागी है, क्या आप इसे जानते हो? अनाथ आश्रम में सभी लोग हैरान थे क्योंकि पुलिस जिस पूजा को तलाश कर रही है वो पूजा इस दुनिया में नहीं है। अनाथ आश्रम के लोग पुलिस को बताते हैं, सर आप जिस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। 2018 में शादी के दिन सुहाग रात के वक्त पति शराब पीकर पूजा को जिंदा जला देता है। पूजा बहुत अच्छी लड़की है। पूजा बचपन से ही अनाथ है। पूजा के पति विक्रम से इसलिए शादी करना चाहता था कि पूजा का जिस्म हासिल कर सके। विक्रम से मुलाकात फेसबुक अकाउंट से हुई थी। विक्रम पूजा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और कुछ दिन बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। पूजा बचपन से अनाथ थी, माँ और पिता का प्यार नहीं मिला था और जब विक्रम से पूजा को प्यार मिलने लगा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और विक्रम से शादी कर लेती है। पूजा विक्रम के खूनी इरादे से अनजान थी। शादी की रात को विक्रम पूजा को जलाकर भस्म कर देता है। तब से पूजा की आत्मा भटक रही है। पुलिस वाला कहता है, विक्रम अब कहाँ है? अनाथ आश्रम वाले कहते हैं, विक्रम पूजा का खून करके विदेश भाग जाता है। आज तक पुलिस भी विक्रम का पता लगा नहीं पाई। पुलिस वाला कहता है, हम विक्रम को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। जब तक विक्रम नहीं मिलता है तब तक शहर में मौत का तांडव चलता रहेगा। खूनी दुल्हन सबको प्यार के जाल में फंसाकर मर्डर करती रहेगी। हमें जल्दी से विक्रम को गिरफ्तार करना होगा। आपके पास विक्रम की कोई फोटो है? अनाथ आश्रम वाले कहते हैं, पूजा के मोबाइल में विक्रम की फोटो है। सर आप जल्दी से विक्रम को गिरफ्तार करो, उसे फांसी दो, तब जाकर पूजा को मुक्ति मिल सकेगी। पुलिस वाला कहता है, आप हमें पूजा के कमरे में ले चलो, हमें कमरे की तलाशी करनी है। अनाथ आश्रम के लोग पुलिस को पूजा के कमरे में ले जाते हैं। कमरे की तलाशी करने के बाद पूजा का मोबाइल फोन अपने हिरासत में ले लेते हैं। मोबाइल फोन पूजा के कमरे में कैसे आया? क्या पूजा की आत्मा अभी भी अनाथ आश्रम में रहती है? इसके पीछे का राज क्या है? पुलिस वाला कहता है, मोबाइल फोन पूजा के कमरे में कैसे आया है? अनाथ आश्रम वाले कहते हैं, एक दिन एक लड़की आई थी और मोबाइल देकर चली गई। बोल रही थी मोबाइल में एक राज दफन है। जब पुलिस वाले आए तो मोबाइल पुलिस को दे देना। पुलिस वाला कहता है, लड़की कौन थी? क्या आप उसका पता बता सकते हैं? अनाथ आश्रम वाले कहते हैं, नहीं सर, वो लड़की उस दिन के बाद से अनाथ आश्रम में नहीं आई है। पुलिस वाला कहता है, हम लोग चलते हैं, अगर विक्रम के बारे में कुछ भी पता लगता है तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पुलिस पूजा के मोबाइल फोन को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वालों को दे देती है। पुलिस शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर देते हैं। शहर में गुजरने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी करते हैं, फिर भी विक्रम को पकड़ नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के लोग पुलिस को कुछ खास जानकारी देते हैं। फेसबुक अकाउंट में विक्रम की जो तस्वीर है वो फेक है। विक्रम को पकड़ना है तो विक्रम के दोस्त संजय को पकड़ना होगा, क्योंकि संजय ही है जो पूजा के फेसबुक प्रोफाइल फोटो में ज्यादा कमेंट करता था। पूजा के फोटो में संजय ने एक ऐसा कमेंट भी किया था, पूजा विक्रम तुम्हें धोखा देगा, विक्रम अच्छा लड़का नहीं है, विक्रम को फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक कर दो। पूजा भी कमेंट का जवाब देती है, मेरा विक्रम सिर्फ मेरा है, तुम कौन होते हो मेरे विक्रम को गलत कहने वाले। पुलिस पूजा के फेसबुक अकाउंट को अच्छी तरह से छानबीन करती है। विक्रम के दोस्त संजय का पता लगता है। पुलिस को जानकारी मिलती है विक्रम का दोस्त संजय
अब बिलासपुर नगर में रहता है। पुलिस बिलासपुर नगर संजय से मिलने जाती है। पुलिस संजय के घर का दरवाजा खटखटाती है। संजय बाहर निकलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। संजय दरवाजा खोलकर पुलिस को घर के अंदर ले जाता है। पुलिस संजय से विक्रम के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस वाला कहता है, संजय क्या तुम विक्रम को जानते हो? संजय कहता है, हाँ बहुत बदमाश लड़का है। फेसबुक अकाउंट में लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, अपने प्यार के जाल में फंसाकर दोस्ती करता है और बाद में शादी वाले दिन लड़कियों को खून करके कहीं भाग जाता है। पुलिस भी विक्रम को आज तक पकड़ नहीं पाई है। आप क्यों विक्रम के बारे में पूछ रहे हो? विक्रम ने फिर से कोई खून किया है क्या? पुलिस वाला बोला, शहर में पूजा नाम की लड़की ने विक्रम की तरह ही खून करती है और शादी वाले दिन खून करके कहीं गायब हो जाती है। लोगों में अफवाह फैली है लड़की चुड़ैल है। संजय कहता है, कौन पूजा? विक्रम के साथ पूजा का कैसा रिश्ता है? पुलिस वाला बोला, पूजा विक्रम की पत्नी थी। सुहाग रात के दिन विक्रम पूजा का खून कर देता है और वही पूजा विक्रम से मौत का बदला लेने के लिए शहर में खून कर रही है। जब तक विक्रम पकड़ा न जाए शहर में खून होता रहेगा। तुम पूजा के बारे में कुछ जानते हो? तुमने पूजा को कमेंट भी किया था, विक्रम अच्छा लड़का नहीं है, विक्रम को ब्लॉक कर दो। संजय बोला, हाँ किया था। पूजा विक्रम के प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए पूजा ने फेसबुक अकाउंट में मुझे ब्लॉक कर दिया था। आपको ये सब कैसे पता है? पुलिस वाला बोला, हमने पूजा का मोबाइल फोन अपने हिरासत में ले लिया है। पूजा के मोबाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको कॉपी कर लिया है। तुम विक्रम के खास दोस्त हो, हमें विक्रम को पकड़ने में मदद करो। संजय बोला, विक्रम कहाँ है सर? पुलिस वाला बोला, हमने शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। अगर विक्रम शहर में आया तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट फेसबुक अकाउंट पर कड़ी नजर रखती है। कौन क्या मैसेज कर रहा है, कौन किसके फोटो में क्या कमेंट कर रहा है। पुलिस फेसबुक ग्रुप में सभी जगह पर विक्रम की तस्वीर को शेयर कर देते हैं। अगर किसी को भी विक्रम के बारे में जानकारी मिले तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें। कुछ दिन बाद पुलिस को विक्रम के बारे में कुछ भी खास जानकारी नहीं मिलती है। एक दिन काजल नाम की लड़की पुलिस स्टेशन में फोन करती है। काजल कहती है, सर आपको जिस विक्रम की तलाश है वो अभी कहाँ है? मैं इस बात की जानकारी आपको बता सकती हूँ। पुलिस वाला कहता है, तुम विक्रम को कैसे जानती हो? काजल कहती है, मेरी सहेली बीना का बॉयफ्रेंड है, उसकी शक्ल विक्रम से मिलती है। उस लड़के का नाम राजिंदर है। कुछ दिन बाद दोनों शादी करने वाले हैं। आप जल्दी से विक्रम को गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाला कहता है, शादी कहाँ हो रही है? काजल कहती है, मदनपुर गांव के सामने जो शिव मंदिर है, दोनों वहां पे 2 दिन बाद शादी करेंगे। आप मेरी सहेली को बचा लो इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, हम पुलिस फोर्स लेकर आएंगे और विक्रम को गिरफ्तार कर लेंगे। तुमने पुलिस की बहुत मदद की है, तुम्हें तुम्हारा इनाम जल्दी ही मिल जाएगा। 2 दिन बाद पुलिस अपने साथ पूरी पुलिस फोर्स लेकर जाती है। विक्रम ने अपनी पहचान सबसे छुपा रखी थी। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। विक्रम ने भी अपना नाम, पहचान सब कुछ बदल दिया था, पर खून करने का इरादा नहीं बदल पाया। बीना की सहेली काजल ने पुलिस को विक्रम के बारे में बताकर पुलिस की बहुत बड़ी मदद करती है। विक्रम से राजिंदर बनकर बीना से शादी करने जाता है। बीना के घर वाले विक्रम के खूनी इरादे से अनजान थे। बीना के घर वाले बहुत खुश हैं। आज बीना की शादी होने वाली है। विक्रम ने बीना को फेसबुक अकाउंट से प्यार के जाल में फंसाया था। आज बीना से शादी करके बीना का खून करने वाला है। विक्रम शादी के मंडप में बैठा है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बीना का परिवार बीना को शादी वाले मंडप पे लेकर जाता है। तभी पुलिस फोर्स मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती है और चेतावनी देती है, विक्रम तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। विक्रम बहुत डर जाता है।
कौन विक्रम? मेरा नाम राजिंदर है। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। बीना के घर वाले पुलिस को घेर लेते हैं। इंस्पेक्टर, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। ये विक्रम नहीं, राजिंदर है। आप मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट मत लाओ। पुलिस वाला कहता है, आप जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हो बहुत बड़ा मुजरिम है। शहर में बहुत लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल चुका है। शादी करने के बाद लड़कियों का खून करके भाग जाता है। खून करने के बाद अपना नाम, पहचान, सब कुछ छुपा लेता है। हमने बहुत मुश्किल से विक्रम का पता लगाया है। आप विक्रम को हमारे हवाले कर दो। बीना के घर वाले कहते हैं, आपके पास क्या सबूत है? ये राजिंदर नहीं, विक्रम है। पुलिस वाला कहता है, आपकी बेटी की सहेली काजल कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में फोन करके विक्रम के बारे में जानकारी देती है। तभी काजल आती है और बीना के घर वालों से कहती है, पुलिस जो भी कह रही है सब सच है, राजिंदर ही विक्रम है। फेसबुक में सब जगह पुलिस ने राजिंदर की फोटो शेयर की हुई है। काजल बीना के परिवार को राजिंदर का फोटो दिखाती है। सबको यकीन नहीं होता है। आज काजल की वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। विक्रम पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। तभी पूजा की आत्मा पूजा के मोबाइल से निकलकर विक्रम का पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद विक्रम के गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। विक्रम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पुलिस भी विक्रम के गाड़ी का पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद पूजा की आत्मा विक्रम के गाड़ी के सामने आ जाती है और कहने लगती है, विक्रम तुम मरोगे। तुमने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं तुम्हें जिंदा जलाने वाली हूँ। सामने से ट्रक आ रहा था, देख रहे हो? तुम्हारी गाड़ी उस ट्रक के नीचे आ जाएगी। विक्रम की गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था, इसलिए उसकी गाड़ी ट्रक के नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद विक्रम की गाड़ी बहुत बड़े धमाका करके बम की तरह फट जाती है और विक्रम जल जाता है। विक्रम के मरने के बाद पूजा की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और परी बनकर आसमान में चली जाती है। विक्रम के मरने के बाद शहर में खूनी दुल्हन का डर भी खत्म हो जाता है और पुलिस खूनी दुल्हन के केस को बंद कर देता है। खूनी दुल्हन ने सबसे पहले रमेश का खून किया था। उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए रमेश के घर भेज देते हैं। रमेश की माँ बहुत खुश थी, बेटी को न्याय मिल चुका था। रमेश के घर वाले रमेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं और साथ में पूजा के मोबाइल को आग में जला देते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।